हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने बात किया था, जब मैंने आपको संस्कृत का पूरा सिलेबस समझाया था, तो मैंने आपसे बताया था कि हम इस सीरीज में एक सीरीज चलने वाला है और इसमें हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास का पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं। पूरा व्याकरण भी पढ़ने वाले हैं और पूरा साहित्य भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और व्याकरण को हमने बांटा था कि एक पढ़ने वाला है, एक याद करने वाला है, प्रैक्टिस करने वाला है। और उसमें हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था प्रैक्टिस वाला, जिसमें गद्यांश था, पत्र था, अनुवाद था, अनुच्छेद था। और सबका इम्पोर्टेंस समझाते हुए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम अनुवाद को पढ़ेंगे, क्योंकि अनुवाद सीख लेने के बाद हमारे लिए बाकी चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आज का हमारा क्लास है अनुवाद का। हम हिंदी वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। बोर्ड एग्जाम में 6 अंकों के लिए 6 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी कॉपी कलम लेके आ जाओ, तैयार हो जाओ। ओके, तो आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करें। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि क्या लिखा है, सर्वनाम लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, सर्वनाम। क्या आप जानते हैं सर्वनाम क्या होता है? अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। देखो, ये जो सर्वनाम शब्द है ना, इसका मतलब होता है एक ऐसा शब्द जिसका यूज हम किसी के भी नाम, किसी के भी संज्ञा के लिए कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम राधा है, तो मैं अपने नाम की जगह बार बार आपसे बात करते हुए क्या बोलूँ, मैं। तो मैं शब्द क्या हो गया, सर्वनाम। वैसा शब्द जिसका प्रयोग किसी के नाम के बदले, किसी भी शब्द के बदले, संज्ञा के बदले करते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ दिख रहा है वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। और आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें कभी छूट गया है, मैं लिख लेती हूँ उत्तम पुरुष, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं एक वचन क्या है, एक पुरुष क्या है। मैं थोड़ा सा ना परिचय दे देती हूँ। वचन क्या होता है? वचन शब्द का वह रूप होता है जिससे हमें उसकी संख्या के बारे में पता चलता है। जैसे अगर एक वचन लिखा, इसका मतलब है कि वो शब्द कितनी संख्या में है, एक है। अगर द्विवचन लिखा है, इसका मतलब है कि उस शब्द की संख्या कितनी है, 2 है। और अगर बहुवचन लिखा, तो बहु का मतलब होता अनेक, एक से ज्यादा। तो बहुवचन का मतलब क्या होगा, वैसे शब्द जिनकी संख्या अधिक है, 2 से अधिक है, उसको बहुवचन कहते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पुरुष लिखा हुआ मिल रहा है। अब ये मत समझना पुरुष यानी कि स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुष, वो वाला पुरुष नहीं। ये पुरुष क्या, तो इस पुरुष का मतलब होता है व्यक्ति। अब इस व्यक्ति, जो व्यक्ति है, एक स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। तो पुरुष जो है ना, वो आप सीधे समझ जाओ कि व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है। अब पुरुष में आपको लिखा हुआ दिख रहा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये क्या होता है? और देखो मैंने आपको लिख दिया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस पुरुष को इंग्लिश में पर्सन कहते हैं, ठीक है। अब देखो हिंदी में और इंग्लिश में क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष कहलाता है, सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग होता है। इंग्लिश में थर्ड पर्सन, हिंदी में अन्य पुरुष, लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा उससे अलग है। ये आपको यहाँ से दिखेगा। उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, मध्यम पुरुष को सेकेंड पर्सन कहते हैं और प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो सुनो। उत्तम पुरुष का मतलब होता है, देखो जब हम बातें करते हैं, हम लोग आपस में बातें करते हैं, तो हर बार एक दूसरे का नाम तो नहीं लेते, जिसमें बार बार बोल रही हूँ आप कैसे हैं, आप कॉपी कलम लेके आ जाओ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ना तो मैं अपना नाम ले रही हूँ और नहीं आपका नाम ले रही हूँ, है ना। मैं तुम आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हम लोग बात करने में नहीं इस्तेमाल करते हैं। अब होता है क्या कि जब मैं बोल रही हूँ, तो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए किसी और
वही यहाँ पे उत्तम पुरुष। बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिस सर्वनाम का इस्तेमाल करेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा उत्तम पुरुष का सर्वनाम। और जो हमें सुन रहा है, जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हो, तो जो हमें सुनता है तो सुनने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? सुनने वाला व्यक्ति कहलाता है मध्यम पुरुष, ठीक है। और जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे मान लो आप दो दोस्त अपने किसी दूसरे फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं जो वहां पे नहीं है, तो उसके लिए हम प्रथम पुरुष संस्कृत में इसको हम यहाँ पे जिसके बारे में बात की जाए। वैसे बच्चों ये ना हिंदी व्याकरण का कंटेंट है, हिंदी व्याकरण भी पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ताकि आगे की बातें आपको समझ में आए। वैसे भी अनुवाद क्या करना है? हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में अनुवादित तो करना है, तो पता तो होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो आप समझ गए। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ पे हिंदी में जो जाना एक क्रिया है, ठीक है, उसको संस्कृत में हम गच्छ कहते हैं। इसके लिए गम शब्द भी होता है, गम मूल शब्द होता है ओरिजिनल, उसी से गच्छ शब्द निकला है, इससे निकला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा धातु रूप लट लकार वर्तमान काल। एक क्या है भाई? तो सुनिए, धातु रूप क्या होता है? क्रिया का अलग अलग रूप होता है, ठीक है। क्रिया जैसे जाना, जाना क्रिया, मैं बोलूं मैं जाती हूँ, तुम जाते हो, वह जाएगा, मैं जाऊंगी, एक जाना के लिए अलग अलग रूप। तो इस तरह के जो क्रियाएं होंगी उसको संस्कृत में लिखने के लिए हम लोग धातु रूप लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो काम होता है, कुछ काम अभी हो रहा है, हो सकता है कुछ काम खत्म हो गया, जैसे सिलेबस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, अनुवाद के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, आगे संधि समास के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अलग अलग समय में क्रियाएं होंगी, तो अलग अलग समय को बताने का काम कौन करता है? वो लकार करता है, ठीक है। और लट लकार किस काल को बताता है? वर्तमान काल को। वैसे मेरे ख्याल से आप लोगों ने लकार याद किया होगा, है ना। तो आपने लकार, बहुत सारे लकार याद किया होगा। वैसे तो 10 लकार होते हैं, लेकिन हमें बिहार बोर्ड की एग्जाम के लिए ना 5 लकार पढ़ना। कौन कौन सा 5 लकार पढ़ना है? तो जरा यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, आपको दिख रहा होगा लट लकार। बच्चों लट लकार क्या करता है? ये वर्तमान काल की क्रियाओं को दिखाता है। कोई क्रिया वर्तमान में हो रही है तो उसके लिए संस्कृत में हम किसको लिखेंगे? लट लकार, ठीक है। लट लकार का मतलब क्या है? तो लट लकार का मतलब है भूतकाल। अगर कोई क्रिया अतीत में खत्म हो गई तो उसको किसमें लिखेंगे? लट लकार में। जैसे सीता राम के साथ वन गई, तो ये क्रिया तो भूतकाल में खत्म हो गई, तो ये वन गई, तो ये वन जाने की क्रिया तो अतीत में हुई, वो लिखा है लट लकार, ठीक है। अब है लट लकार, ये है भविष्य काल, जो क्रिया आने वाले समय में होगी। जैसे आप लोग 17 फरवरी को परीक्षा दोगे, आने वाले समय में दोगे, तो ये जो परीक्षा देने की क्रिया होगी वो आने वाले समय में होगी, तो उसको किसमें लिखेंगे? लट लकार में। या एक सवाल भी आया था कि हमारी परीक्षा कब होगी, तो जो होगी शब्द किसमें जाएगा? ये जाएगा लट लकार में, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब ये जो विधि लकार है, लोट लकार, इस समय को नहीं बताता, लेकिन ये अलग अर्थ को बताता है। जैसे विधि लकार, अगर आप किसी को सलाह देना चाहते हो, किसी को कुछ समझाना चाहते हो, जैसे मैंने कहा कि अभी आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई है ना कंटिन्यू करनी चाहिए, आपको अपने कमजोर विषय पे ध्यान देना चाहिए, आपको संस्कृत को अच्छे से सीखना चाहिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, सलाह दे रही हूँ। तो जब चाहिए वाला शब्द अगर संस्कृत में आए, जैसे एक वाक्य आया था कि हमें अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए, तो आदर करना चाहिए, ये शब्द किसमें लिखा है पता है? ये विधि लकार में लिखा है, ठीक है। अगर लोट लकार, लोट लकार लिखा हुआ दिखा है ना, आज्ञा, आज्ञा, अगर आपको आज्ञा मांगनी हो या फिर आज्ञा देनी हो, तो इसको संस्कृत में किस लकार में लिखेंगे? लोट लकार में। जैसे मैं आपको बोलना हो कि क्या मैं बाहर जाऊं, मैं बैठ जाऊं, है ना, या मैं बोलूं कि बाहर जाओ, यहाँ आओ, है ना, सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, इस तरह के सब, ठीक है। तो किस में जाएगा? लोट लकार में जाएगा। और
तरह से शब्द पूछे जाते। एक वाक्य है सदा सत्य बोलो, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है अनुवाद में, तो सदा सत्य बोलो ये वाला आपको एक मिस, ये तो सदा जैसा लग रहा है लेकिन इस तरह के शब्द ना लोट लकार में आते हैं, ठीक है। तो लकार क्या करता है, असल में क्रिया के रूप को दिखाता है, अलग अलग समय को और अलग अलग अर्थ को। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे वर्तमान काल लट किसको बताता है, वर्तमान काल को बताता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो धातु रूप लिखे हैं एक लट लकार के। अब ऐसे आपको एक और चीज दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये जो मैंने लिखा है लास्ट में कुछ शब्दांश दिख रहे हैं वो अलग कलर से, ये क्या है। तो देखो बच्चे, जब भी आपको अनुवाद बनाना होगा तो आपको ना धातु रूप उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग लकार के लिए धातु रूप अलग अलग होता है। तो ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ती, ता, अंति, सी, था, था, आमी, आवा, आमा, इनको ना प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय एक शब्दांश होता है, किसी शब्द का आधा अंश होता है जो किसी दूसरे शब्द में जुड़ के उसका अर्थ, ठीक, और उसका रूप दोनों क्या करता है, बदल देता है। और हमेशा कहाँ लगेगा, तो हमेशा शब्द के अंत में लगेगा। कहाँ लगेगा, शब्द के अंत में लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको याद हो जाता है ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम, तो आप किसी भी धातु के अंत में इसको जोड़ के क्या कर सकते हो, उस धातु को लट लकार में लिख सकते हो। जैसे धातु है पठ, पठ का मतलब होता है पढ़ना। अब इसका आपको लट लकार में लिखना, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, पठती, पठत, पठन्ति, पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। एक और धातु है, मान लो लिया मैंने वद, वद का मतलब होता है बोलना। आप जोड़ के देखो, वदति, वदत, वदन्ति, वदसी, वदथ, वदत, वदामि, वदाव, वदामि, ठीक है। तो आप ना इसको अगर याद कर लोगे तो समझो आपको लट लकार याद हो गया। किसी भी धातु में इसको आप जोड़ेंगे तो लट लकार का धातु रूप बन जाएगा, यानी वो वर्तमान काल को दिखाएगा। और आपको ना ज्यादा धातु पे याद भी नहीं करना पड़ेगा, समय तीता, ती, सीता, था, आमी, आव, आव, जोड़ दो, है ना। बस कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनका धातु रूप ना अलग चलता है, जैसे सेव मतलब सेवा करना, लभ मतलब प्राप्त करना, कुछ मैं आपको बता दूं उसको याद कर लेना, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ये सब बताया जा रही है, अनुवाद कहाँ से पढ़ी। तो बच्चों इनकी जानकारी अनुवाद के लिए ना बहुत जरूरी थी। एक बात आपने गौर किया होगा, यहाँ भी ना वचन और पुरुष लिखा, यहाँ भी वचन और पुरुष लिखा है। कुछ बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना। अनुवाद करने के लिए नियम है कि आप सर्वनाम जिस पुरुष जिस वचन का लिखोगे, धातु रूप हमेशा सर्वनाम के पुरुष और वचन के अनुसार लिखता है। सर्वनाम जिस पुरुष जिस वचन का होगा, धातु रूप उसी पुरुष और उसी वचन में लिखा जाता है। ये अनुवाद का एकदम बेसिक बात है और बहुत अच्छे से ध्यान रखने लायक बात है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप समझो अनुवाद सीख ही जाओगे, ये दोनों आपको पता हो गया। अब आगे आ जाओ। अच्छा एक बात आप बता दूं, यहाँ जो सर्वनाम लिखा है अक्सर आपको अनुवाद में यही मिलता है। अगर इसके अलावा कोई भी शब्द मिल जाए, कोई भी नाम मिल जाए, राम, श्याम, सीता, गीता, है ना, अश्व मतलब घोड़ा, गजा मतलब हाथी, सिन्हा मतलब शेर, है ना, तो कोई भी शब्द मिल जाए तो किस पुरुष में जाएगा। तो जितनी संज्ञाएं होती है ना बच्चों, और सारी की सारी संज्ञाएं किसमें आती है, सारी की सारी संज्ञाएं आती है प्रथम पुरुष में। किस पुरुष में आती है, प्रथम पुरुष में। राम आ जाए, सीता आ जाए, दशरथ आ जाए, सारी की सारी संज्ञा हमेशा प्रथम पुरुष में। आप संख्या देख के तो जान ही जाओगे, एक है, दो है या बहुवचन, है ना, ये समझ जाओगे। अब आप अपने मेन काम पे आते हैं बच्चों, और हम लोग करते हैं अनुवाद। छोटा कर दिया, देख तो रहा होगा ना, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं, इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ, ओके। जो हमें जरूरत है उसको मैं थोड़ा पास में रखूंगी। चलो बच्चों, अब हम लोग अनुवाद करेंगे। आप सब मेरे साथ करोगे और देखना आप ही
हो गया ना। चलो लिखते हैं। चलो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, मैं खेलता हूँ। मैं का संस्कृत क्या होता है, आप सबको एकदम ध्यान से बोर्ड पे देखते जाना है और देख देख कर मुझे बताना। तो मैं बताओ मैं का संस्कृत क्या है, तो आप कहोगे मिस मैं का संस्कृत है अहम। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, अहम। अगर खेलता हूँ तो खेलना का संस्कृत क्या होता है, तो मैं आपको बताती चलती हूँ। मैं कहीं पे शब्दार्थ लिख देती हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शब्दार्थ। जो भी शब्दार्थ मैं आपको बताऊंगी ना आप याद करते जाना। खेलना, खेलना का संस्कृत होता है क्रीड। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रीड, लेकिन ये धातु है सिर्फ, हमें धातु नहीं लिखना है, धातु रूप लिखना है। तो धातु मैंने क्या बताया था कि सर्वनाम जिस पुरुष जिस वचन का, धातु रूप भी उसी पुरुष उसी वचन का। ठीक है, तो बताइए अहम किस पुरुष और किस वचन में है, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो धातु रूप भी उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होगा, गच्छामि। तो बस यहाँ पे क्रीड था, वहां पे गच्छ है, बस क्या लगा देना है, आमी। और जैसे आपने आमी लगाया तो जो हलंत दिया था मैंने, हलंत हट जाएगा। हलंत का मतलब होता है कि वो सब अक्षर क्या है, आधा है, अब वो पूरा हुआ। तो हमारा अनुवाद भी बन गया, अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। आगे देखो, आगे है वे दोनों पढ़ती हैं। तो बताओ वे दोनों का संस्कृत क्या होगा, आप कहोगे मिस आपने तो वे दोनों में दो दो लिखा है, हमें क्या पता क्या होगा, तो होगा कि ते होगा। तो चलो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे दो दो शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं ना, देखो स अगर वह लिखा है तो पुल्लिंग के लिए स लगाते हैं। पुल्लिंग मतलब जिससे पुरुष जाति का बोध हो, है ना, लड़कों के लिए पुरुष के लिए। और सा लगता है स्त्रीलिंग के लिए, जिससे स्त्री जाति का बोध है ना। तो पुल्लिंग के लिए स लगाएंगे और स्त्री के लिए सा लगाएंगे। ठीक उसी तरह तो वे दोनों अगर लड़के हो पुल्लिंग हो तो क्या लगेगा, तो, और लड़कियां हो तो क्या लगेगा, उसी तरह। अच्छा एक और चीज देखो बच्चों, अभी तो मेरे क्या ते यहाँ भी है, ते यहाँ भी है। तो देखो अगर स्त्रीलिंग द्विवचन है तो ते लगाना, लेकिन अगर पुल्लिंग बहुवचन होगा तब क्या करना है, ते लगाना। अब बच्चे इस समस्या में भी रहेंगे कि हम कैसे जानेंगे कौन सा ते पुल्लिंग का है और कौन सा ते स्त्रीलिंग का है। तो देखो स्त्रीलिंग में द्विवचन में आता है तो ते के साथ ना आपको द्विवचन का शब्द लिखा होगा, जैसे बालकौ, लते, है ना, इस तरह के शब्द लिखा हुआ मिलेगा। और ते के साथ हमेशा बहुवचन मिलेगा, जैसे ते बालका संति, है ना। तो इस तरह का शब्द आपको मिल जाएगा। तो ये वाला ते किसके लिए है, पुल्लिंग के लिए जब बहुवचन हो, और स्त्रीलिंग अगर बहुवचन हो तो क्या, ता। ठीक है, अब ध्यान दो वे दोनों पढ़ती हैं। अगर पढ़ती है मतलब कौन है, स्त्री है। तो बताओ क्या लगाएंगे, तो आप बोलोगे मिस हम लोग लगाएंगे ते। क्या लगाएंगे, ते लगाएंगे। ठीक, अब पढ़ना का संस्कृत क्या होता है, तो देखो मैंने यहाँ पर पढ़ा रखा है। पढ़ना का क्या होता है, अर्थ होता है, लेकिन खाली धातु को लिखना नहीं, क्या लिखना है, धातु रूप लिखना। ठीक है, तो बताओ ते कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, तो द्विवचन वाला चुनते हैं ना। तो ते हमारा क्या है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो धातु रूप भी प्रथम पुरुष का द्विवचन गच्छता, तो हमें बस क्या लगाना है वहां पे, ता। और जैसे ही प्रत्यय जोड़े ये क्या हो जाएगा, पूरा हलंत हट जाएगा। ते पठता, वे दोनों पढ़ती हैं। आगे देखो, तुम लोग विद्यालय जाते हो, तुम लोग का संस्कृत क्या होगा, आपको दिख रहा है तुम लोग का संस्कृत क्या है, यूयम है। तो देखिए यहाँ पे यूयम, तुम लोग। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, तुम जाओ, मैं तो हिंदी लिख दिया, संस्कृत में क्या लिखना है, यूयम, यूयम। विद्यालय का संस्कृत क्या होगा, विद्यालयम, विद्यालयम। और जाना का संस्कृत क्या होता है, देखो मेरे साथ वही लिखा हुआ है, गच्छ। क्या होगा, गच्छ। लेकिन क्या आपने को यही
रूप लिखना है। तो क्या करना है, हम देखेंगे हमारा जो कर्ता है ना, जो सर्वनाम है किस पुरुष किस वचन में है। तो यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो हम धातु रूपी मध्यम पुरुष का बहुवचन खोजेंगे और हमें मिला गच्छत। अब हमारा धातु भी वही गच्छत है ना, इसमें से क्या लगा देना है, थ लगा देना। बढ़ गया, यूयम विद्यालयम गच्छत। अब आ गया अच्छा, हम दोनों फिल्म देखते हैं। हम दोनों का संस्कृत क्या होगा, देखो, है ना। तो बच्चे बोलेंगे मिस हम दोनों का संस्कृत होगा आवाम। क्या होगा, आवाम। मैंने यहाँ पे लिखा आवाम। चलो फटाफट बता दो सारे बच्चे, आवाम किस पुरुष और किस वचन में है। तो आप कहोगे मिस आवाम को उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो धातु भी उत्तम पुरुष का, देखो उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या है, गच्छाव। तो धातु तुम्हारे पता ही है, पता नहीं, चलो बता देते हैं। अच्छा पहले फिल्म है, फिल्म का संस्कृत क्या होता है, तो फिल्म का संस्कृत होता है चलचित्रम। क्या होता है, चलचित्रम। तो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगी चलचित्रम। अब यह है देखना, देखना के लिए है ना, बताओ देखना का संस्कृत क्या होगा, नहीं पता, अभी बताती हूँ। देखो देखना का संस्कृत होता है पश्य। तो मैंने यहाँ पे लिखा पश्य, लेकिन क्या इतना काफी है, नहीं, धातु रूप लिखना है। अभी हमने पता किया था कि ये जो कहानियां, ये जो आवाम है उत्तम पुरुष का द्विवचन है, आवा लगाना है। तो मैंने यहाँ लिखा आ की मात्रा व विसर्ग फुल स्टॉप पूर्णविराम, आवाम चलचित्रम पश्चात। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, इसको थोड़ा और कर दूं। वह दौड़ती है, वह दौड़ती है, वह का संस्कृत क्या होगा, आपको में दो लिखा हुआ है, स भी लिखा और सा भी लिखा है। तो ध्यान दो, वह दौड़ती है ना, मतलब कौन है, लड़की है, स्त्री है। तो स्त्री के लिए क्या लगाना है, सा लगाना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सा लिखेंगे। ठीक है, दौड़ना का संस्कृत क्या होता है, तो दौड़ना का संस्कृत होता है धाव। क्या होता है, धाव होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा धाव। अब फिर इसको भी धातु रूप में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो देखो सा क्या है, तो सा प्रथम पुरुष का एक वचन, तो धातु रूप में प्रथम पुरुष का एक वचन क्या जोड़ देंगे, ती। क्या जोड़ देंगे, ती। तो क्या बना, सा धावती। वाक्य पूरा हुआ, हरा हट जाएगा। अब है आगे देखो, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, वे दोनों पुस्तक पढ़ते, वे दोनों का संस्कृत क्या होगा। आपको अगर मैं सामने तो दो लिखा है, आपने तो लिखा है तो पढ़ते। चलो अब तो आप सीख गए हो, पढ़ते हैं मतलब पढ़ेंगे। अगर स्त्रीलिंग होती तो क्या लिखा होता, पढ़ती है, लेकिन यहाँ पढ़ते हैं मतलब पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग के लिए क्या चुनना, बताओ, तो चुनना है। तो हम क्या लिखेंगे, तो। क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक। पुस्तक को संस्कृत में पुस्तकम लिखिए। क्या लिखेंगे, पुस्तकम। पढ़ना का संस्कृत पठ, बताया था ना यहाँ से, देखो पठ। ठीक है, सिर्फ ये तो लिखना नहीं है, इसको धातु रूप में बदलना है। तो बताओ क्या जोड़ेंगे उसमें, तो किस पुरुष किस वचन में है, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो धातु रूपी प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या करेंगे, ता। क्या जोड़ेंगे, ता जोड़ेंगे। तो हो गया तो पुस्तकम पठता, पढ़ते हमने सीख लिया अनुवाद, है ना। देखो अनुवाद भी हमें दो से ही चाहिए, हमने एक से ही चाहिए। सबसे पहले सीखना था कि सर्वनाम क्या होता है, एक पुरुष, एक वचन, एक लकार, एक धातु रूप क्या है, आपने समझ लिया। इसका ना आगे बहुत इस्तेमाल होगा, ठीक है, ये समझ लिया। मैं आपको जानना था कि किस सर्वनाम के साथ कौन सा धातु रूप लगाना, ये आपने सीख लिया। अब जो दूसरी सीढ़ी है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, शब्द रूप का इस्तेमाल करना सीखते हैं कि अपने अनुवाद में शब्द रूप को कैसे लाया जाए। क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में ना कुछ मिला हुआ क्वेश्चन रहता है, तो कुछ क्वेश्चन इनसे होते हैं और अधिकांश, अगर 20% क्वेश्चन इस तरह का सेंटेंस होगा तो
80% क्वेश्चन जो है ना वो शब्द रूप वाले होते हैं, लेकिन उसको सीखने के लिए इसको सीखना जरूरी था। मैं आपको कुछ ना प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया सवाल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे ना अलग अलग वर्षों में जो अनुवाद में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने यहाँ उसको लाया। ये 2021 में पूछा गया है, ये 2023 में पूछा गया है और ये 2024 में पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें से आपको यहाँ पे एक सेंटेंस मिल जाएगा, देख लो बच्चों ध्यान से देख लो। ये दिख रहा है, वह गीत गाती है, बना दो सारे बच्चे फटाफट बना, सब बना दोगे। वह गीत गाती है मतलब स्त्री है तो वह के लिए क्या लगेगा, सा लगेगा। गीत को संस्कृत में गीतम लिखते हैं, ठीक है। और गाती है के लिए वैसे गाय लिखते हैं, गायक। और इसमें चूंकि सा क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है तो इसमें धातु में क्या लग जाएगा, ती लग जाएगा। ये गायक होता है, ती लगा दिया तो क्या बन गया, साहितम गायते, ठीक है। चलो अब याद रख दिया, वे सब घर जाए तो वे सब का संस्कृत क्या होगा बताओ, वे सब लिखा था ना मैंने यहाँ पर, चलो दिखा दो फटाफट दिखा दो मैं आप लोगों को, देखो कह दिया। अच्छा मैंने वे लोग लिखा है, वे सब भी इसमें होगा, लोग पूछे वे सब पूछे दोनों होगा, वे सब। बताइए वे सब के लिए, अच्छा वे सब पुलिंग है किसके लिए तो देख लेंगे, अगर पुलिंग है तो ते लगाएंगे और स्त्रीलिंग है तो ता लगाएंगे। चलो देखिए फटाफट क्या है दिया है, वे सब घर जाए तो पता ही नहीं चलता स्त्रीलिंग है कि पुलिंग है, जब नहीं पता चलेगा तो क्या करेंगे, तब हम पुलिंग वाला लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ते, घर का संस्कृत क्या होगा गृह। अब जाए, क्या आपको नहीं लग रहा कि ऑर्डर दिया जा रहा है कि वे सब घर जाए, आज्ञा दिया जा रहा है, मतलब इसको लोट लकार में लिखना, ठीक है। और आपको पता है क्या करना पड़ेगा, लकार याद करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन सा शब्द आपको क्या करना है, याद करना है, ताकि और आगे हम अच्छे से सीख सकें। ये सारा जो आपको बोर्ड में पूछा गया सवाल, ये जिस तरह के सवाल यहाँ पर दिए गए हैं, अगर इनको पूरा सॉल्व करना है इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। क्योंकि कल मैं आपको शब्द रूप का इस्तेमाल करना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें हैं जो याद करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा आपको, सब नहीं करो कुछ याद कर लेना। देखो क्या याद करोगे, कुछ शब्द रूप है जो आपको याद करना, इसको याद करोगे ना बच्चों, अनुवाद भी सीख लोगे और आप लोग ऑब्जेक्टिव में सवाल भी आएगा। शब्द रूप में एक शब्द आप लोग याद करके लाओगे, कल याद करना है बालक, एक याद करना है मुनि और एक याद करना है लता। अगर इतना याद रहा ना तो कल हमारे लिए अनुवाद सीखना और इस सारे सेंटेंस को बनाना आसान हो जाएगा। कल हम सब साथ में मिलकर बनाएंगे इसे, ठीक है। एक धातु रूप भी याद कर लेना, ये धातु पांचों लकार में याद करो। और कौन सा पांचों लकार मैंने पीछे लिखा हुआ था, मैं फिर से लिख देती हूँ। पहले कौन सा धातु रूप याद करना है, लिख लो भू, इसी से बनता है भव और इसका हिंदी होता है होना। तो भू भव, ये जो भू है ना मूल शब्द है, आपको ना एग्जाम में पूछ देगा मूल शब्द, ये मूल शब्द है और इसी से निकला है भव, जिसका धातु होता है भवती, भवत, भवन्ति, भवसी, भवथ, भवत, भवामी, भवाव, भव। ताकि पूछ देगा भवामी का मूल शब्द क्या है, आप क्या लिखोगे, भू लिखोगे। तो ये धातु रूप आपको याद करना है, 5 लकार में याद करना। किस किस लकार में, तो लट लकार में, लंग लकार में, लिट लकार में, विधि लिंग लकार में और लोट लकार में। इन 5 लकार में आपको एक शब्द याद करना है, भू या भव का धातु रूप याद करना। इतनी चीजें याद करके लाओगे तो हमारे लिए कल का क्लास करना बहुत आसान हो जाए, ठीक है। अच्छा आज जो मैंने सिखाया है उससे आपको क्या करना है, कुछ मैंने होमवर्क दिया है आपको करके लाओगे। चलो मैं होमवर्क दिखा दूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो ये है आपका होमवर्क, ये सेंटेंस आपको कल बना के लाना है, हम चेक करेंगे और आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे शब्दार्थ भी लिख दिया, जिन शब्दों का संस्कृत
नहीं पता हो, मैंने यहाँ पे वो दे दिया। ठीक है, तो बच्चों आप इसको याद करके लाना। और कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपने बोर्ड लेवल का, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 20% तो यहाँ कंप्लीट हुआ।